हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब चौधरी फ़वाद हुसैन साहब। ये क्या मसला है? खान साहब की इसी तरह की ये आदत है कि वो मोहसिनों के गले में फिर ज़रूर हाथ डालते हैं। मसलन मीडिया का जो रोल रहा, सोशल मीडिया का जो रोल रहा, उनको लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बनाने में ख़ुद खान साहब भी उसका वो करते थे। लेकिन जब से आप लोग हुकूमत में आए हैं तो आप मीडिया को काबू करने में और मीडिया का गला दबाने में लगे हुए हैं। अभी आप लोगों ने एक काम अच्छा कर लिया, ये जो प्रोटेक्शन टू जर्नलिस्ट बिल का है। दूसरा, अभी आपने जो प्रपोज़ किया है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021, वो तो बिल्कुल फौजी से उसका तो मार्शल लॉ में और शुमाली कोरिया में भी तस्वर नहीं किया जा सकता। पहले तो मैं आपके कमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर आपने बात कही है, आपकी बात बिल्कुल ही गलत है और बेतुकी है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इमरान खान जैसे जो मिडिल क्लास के पॉलिटिशियन थे वो तो इस मुल्क में राइज ही नहीं करते अगर मीडिया ना होता। और यही बात हम 3-4 दिन पहले कुछ सहाफ़ी जो पीएम साहब से मिले तो एग्जैक्टली उन्हें पीएम ने यही बात कही। उन्होंने कही कि देखें, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता मीडिया पे कदगन लगाने का या बात करने का, क्योंकि मेरी तो अपनी जो सारी पॉलिटिक्स है वो मीडिया के मरहूने मिन्नत है। टीवी पे जाके हमारे पास उतने पैसे नहीं थे इमरान खान के पास, को नवाज शरीफ या जरदारी साहब जितने पैसे तो कभी भी नहीं थे कि वो इतनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं या कुछ कर सकते। वो तो मीडिया के ऊपर जाके जो है वो सारी अपनी आवाज़ पहुंचा सके और बात कर सके। लिहाजा ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे सीनियर लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर एक लफ्ज़ पढ़े प्रोग्राम के ऊपर बैठ जाते हैं, और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हो या अपना दूसरा हमारा ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उसके ऊपर तबसरा करते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ कि मेरा ये कंक्लूजन आपके बारे में क्यों है, क्योंकि अब आपको गुस्सा आएगा और आप मुझे ना वो मेरी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊँ, पहले तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में पहले मैं बल्कि जो सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल है उससे शुरू कर देता हूँ। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि हम राइट देना चाहते हैं जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं उनको, कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है या मालिकान हैं उनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन होती है तो वो उसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकें और उसको इन्फोर्स कर सकें। तनख्वाहें नहीं मिल रही लोगों को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। आप वहाँ पे हम उसको मीडिया वर्कर्स को ये तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। दूसरा क्या करना चाहते हैं? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारी प्रेस काउंसिल है जो कि अखबारों को डील करती है, उसके बाद हमारा पेमरा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करता है, और पीटी है जो सोशल मीडिया को डील करती है। मसला ये है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है यही आपका अखबार है, यही आपका टीवी है, यही आपका जो है सोशल मीडिया है। तो तुक ही नहीं बनती कि आप 4-5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस वक्त हैं उनको हम मर्ज कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक इफेक्टिव रेगुलेशन जो है वो आ सके। तीसरा, यहाँ पे हम जो मर्ज करके उसका सरबराह जो है एक ग्रेड 20 या 21 का अफसर होगा। नहीं, ये तो MP2 MP3 बाहर से लेंगे, और अपॉइंटमेंट का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और ये जो ड्राफ्ट आपके पास है इसमें भी मैंने ये ड्राफ्ट जो आप लोगों को जो हमने भेजा है वो कंसल्टेशन के लिए भेजा है। इससे ज़्यादा ओपननेस क्या होगी? लेकिन ये आपका जहन बता रही है ना। नहीं, जहन बता रही क्या मतलब है? ये तो आइडियल है ना जो हमने आपको भेज दिया। अब आप कहते हैं कि नहीं ये तरमीम, इसमें ये तरमीम कर दें, हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे, तरमीम कर लेंगे। अच्छा, अब चौथी बात इसमें क्या है जिसमें आप जो कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल में जो आपको लगेगी या जिसके ऊपर बात का, हम एक इसके अंदर एक पूरा जुडिशियल फोरम डाल रहे हैं जिसमें पेमरा के एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो भी होते हैं, मसलन सलीम साफ़ी साहब ने ये बात कही है, आपको 10 लाख रुपया जुर्माना हो गया, आपके ख़िलाफ़ कोई आपके पास रेमेडी नहीं है सिवाय इसके कि आप हाई कोर्ट में जाएं और आर्टिकल 199 में पिटीशन दायर करें। हम ट्राइब्यूनल दे रहे हैं जिसमें आप पेमरा के फैसलों के ऊपर जो है वो अपील कर सकेंगे, और वो जो ट्राइब्यूनल है वो फॉर्मर जज हाई कोर्ट के अपील का दरमियान से एक हमारा अपील का हक ख़त्म कर दिया। वो इसलिए हमारी ये तजवीज़ है, वो इसलिए ये तजवीज़ है कि जो ट्राइब्यूनल हम अपॉइंट कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अगर आप उसके ऊपर अपील देना चाहते हैं हाई कोर्ट को तो अपील दे देते हैं। लेकिन साथ अब बदकिस्मती ये है, मैं यकीनन बड़ा नालायक आदमी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इसको मैंने अंग्रेज़ी भी पढ़े और उर्दू भी, और ज़रा आज अपनी वजारत इत्तलात से पूछ लें
ये जो उर्दू तर्जुमा उन्होंने किया है, अगर इसमें उर्दू में गलतियाँ 500 से कम हो, नहीं बहुत गलती नहीं, और ऐसी चीज़ ना कि मैं कोई स्कूल का स्टूडेंट भी जो है ना वो ये काम नहीं कर सकेगा। मैं अगर कहे तो उधर वो लेकर कह दूँगा। तो एक तो अपनी मिनिस्ट्री को कहे ज़रा उनको थोड़ा सा उर्दू सिखा दे, ठीक है। और अगर कहे तो कुछ मिसालें दे देता हूँ कि ईमान के प्राइमरी का स्टूडेंट जो है ना वो भी इस तरह का उर्दू नहीं लिख सकेगा। और वो वाली एक चीज़ ये है। दूसरा, आपने जो ये सब कुछ कर दिया है तो बदकिस्मती से, मैं तो पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ लिया है, पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव्स। द फेडरल गवर्नमेंट में as and when it consider necessary issue directives to the authority on matters of policy, and such directive shall be binding on the authority, and if question arise whether any matter is a matter of policy or not, the decision of the federal government shall be final. yes. ये मैटर ऑफ पॉलिसी में फेडरल गवर्नमेंट, दोबारा ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कैबिनेट। हाँ, अब उसमें मसलन मैं आपको मसलन मिसाल के तौर के ऊपर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा कि जो कालदम जमात है उसने एक जो है वो जलसा जुलूस शुरू कर दिया। अब ये फेडरल गवर्नमेंट ने उसको कालदम डिक्लेयर किया हुआ है। नाउ एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जिसको आपने कोर्ट्स का सारा प्रोसेस करके हमने कालदम डिक्लेयर कर दिया है, उसकी सरगर्मियाँ आप मीडिया पे नहीं दिखाएंगे। नाउ दिस इज़ अ पॉलिसी डिसीजन। वो पैमरा को या पीडीएमए को अथॉरिटी दे सकते हैं, अभी भी देते हैं पैमरा को, वो अपना हुक्म देंगे। मुल्क के अंदर एग्जेक्टिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, वो वापस हो ही नहीं सकती। फेडरल गवर्नमेंट जो तय करेगी वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन आगे जाके एक तो ये है कि आप लोगों ने इस अथॉरिटी को ये इख्तियार भी दिया है कि वो अगर कोई उसका काम उसको महसूस हो, एक तो ये कि सोशल मीडिया भी और ये भी और वो भी, तो वो शोकाज नोटिस दिए बग़ैर और मुझे सुने बग़ैर मुझे 5 साल तक कैद की सज़ा दे सकती है, ठीक है, या किसी ब्लॉगर को या किसी उसको मिलियन रुपए का जुर्माना लगा सकती है। और उसके बाद जो है अपील का हक चूँकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है तो वो पड़ा रहेगा जेल। अच्छा, नहीं, ये जिसमें सेंटेंसेस वाला पार्ट है ये पहले डिलीट कर दिया गया, इसमें कोई कैद वगैरह नहीं है, सिर्फ जुर्माने हैं। अच्छा, कैद वगैरह आप निकाल दिया। ये तो चलो एक बड़ी उसकी है। अच्छा, दूसरा ये जो आपने यहाँ पे लिखा है कि जिस बुनियाद पे उनके खिलाफ, एक तो ये कि ये जो आपने यूट्यूब चैनल के लिए भी, यानी मैं फिर वही कहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स तो आपके लिए इस्तेमाल हुए अल्हम्दुलिल्लाह, पीटीआई के लिए खान साहब के फ्रेंडली इंटरव्यूज़ घंटे सोशल मीडिया में भी हमने ही शुरू किया। सोशल मीडिया में सब चीज़ें आप लोगों ने शुरू की। पहले उसका इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा आप लोगों ने किया, कोई शुबा नहीं, गालम गलूज भी सबसे ज़्यादा आपने किया। वो आपके इल्ज़ाम है, लेकिन ये हकीकत है कि सोशल मीडिया के ऊपर, और इसका क्रेडिट वैसे जाता है आरिफ अलवी साहब को। सदर अलवी साहब ने इसको जो है वो शुरू किया, पीटीआई को मॉडर्नाइज किया। हाँ, नहीं सिर्फ उसके बेटे ने, फिर आप लोगों ने सिंगापुर में सेटअप बनाए थे, फिर लंदन में सेटअप बनाए थे, जहांगीर तरीन का अलग था, उसका अलग था, ये सारे वॉलंटियर थे, बच्चे अब भी लगे रहते हैं। वॉलंटियर भी चलो गाड़ियाँ पलवा। अब आप लोग उसके पीछे भी पड़ गए, हालांकि उधर तो अभी भी आप लोगों का गलबा है। तो ये जो अब यूट्यूब चैनल के लिए भी लाइसेंस होगा? नहीं, यूट्यूब चैनल के लिए लाइसेंस, एनओसी भी होगा। क्यों आप लोगों ने तो शुरू में लिखा है कि ये सबका अहाता ठीक बात है, नहीं उसका अहाता करेगा। अब उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। इस साल 6 अरब रुपया हमारा जो डिजिटल, जो मैं पिछली दफ़ा कहता था और सारे लोग जो है, आपने तो खैर, मैं चूँकि मिलता था तो आपको तो मैंने समझा लिया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं समझा सका था। वो ये है कि मैं ये वाहिद बात थी आपकी जो मैं समझ मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहे हैं, इसमें जो इश्तिहारात हैं या एडवर्टाइजिंग है वो डिजिटल मीडिया की तरफ चली जाएगी, और अल्टीमेटली हमारी जो फॉर्मल एडवर्टाइजिंग है वो छोटी हो जाएगी और ये इनफॉर्मल एडवर्टाइजिंग बड़ी हो जाएगी। इस साल 6 अरब रुपए की ये एडवर्टाइजिंग हुई है, हमारी डिजिटल एडवर्टाइजिंग। इसमें 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलता, ये सारा पैसा बाहर चला जाता है। अब मैंने FBR से भी बात की है, उनको मैंने ये कहा है कि इसको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। अब टैक्स नेट में तब आएगा जब हम जो रजिस्टर होंगे हमारे पास, इस साल हम 20 करोड़ रुपया रख रहे हैं मिनिमम डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अब ये 20 करोड़ रुपया मैंने देना है। अब ये 20 करोड़ रुपया मैं किन को दूँ? क्या मैं फ़ॉरेन कंपनियों को दे दूँ जो 1 रुपया भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करेंगी? इसलिए आपने उस पर जो है ना फीस पे रखा है आपने, और फीस कम बढ़ाने का इख्तियार भी अथॉरिटी को जाहिर है,
नहीं तो मैं अगर उधर से कमाई कर रहा हूँ, एक तो ये कि आपने इधर मुझे चैनल से निकाल दिया, उधर मैं चला गया, नहीं आप चले गए, ठीक है, तो मैं टैक्स तो दे रहा हूँ ना, नहीं मेरा ना, तो थ्रू बैंक आ रहा है ना। नहीं नहीं यही प्रॉब्लम आ और रही है। गूगल वगैरह से तो सारी चीज़ें थ्रू बैंक आ रही है, तो उसके इजाफी टैक्स आप फीस क्यों ले रहे हैं? आपका यूट्यूब चैनल है, उसके दरमियान इश्तिहार चलते हैं, आपका उन इश्तिहारों पे कोई कंट्रोल नहीं। लिहाजा अगर आप सलीम साफ़ी वेबसाइट बनाएंगे जो चल रही होगी, जो पाकिस्तान में होस्ट हो रही होगी, उसको हम ये उठा के पैसे दे सकेंगे। हमें इनको अगर हम सपोर्ट करना चाहें तो देखें हम कैसे सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान में रजिस्टर होंगे तो सपोर्ट कर सकेंगे ना हम। नहीं रजिस्टर्ड तो होंगे ना, लेकिन उधर तो पहले तो उनसे यूट्यूब अपना हिस्सा ले लेता है, फिर इधर जो आता है वो बैंक के थ्रू आता है, वो टैक्स तो देते हैं ना। मसलन इस मरतबा इस साल नहीं, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हमने पहले तो खैर हमने आपने उसको बंद करने का इख्तियार, उसको खोलने का इख्तियार, उसकी लाइसेंस और लाइसेंस कैंसिल करने का इख्तियार, फीस का, ये सारा इस अथॉरिटी को दे दिया है, तो उधर की आज़ादी कहाँ गई? नहीं नहीं नहीं, देखिए बगैर रजिस्ट्रेशन के मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर आप कैसे टैक्स नेट लगाएंगे? दुनिया के किसी और मुल्क में ये है? ये सारी दुनिया में है, ये सारा ये जो इस वक्त हमने अमेरिका में यूट्यूब चैनल आपको रजिस्टर्ड होता है? जो नहीं अमेरिका में नहीं होता, जो अमेरिका में इसलिए नहीं होता ना कि सारे बरतानिया में होता है। मैं बताता हूँ ना, सारे ऑफिसेज ही अमेरिका में है। अभी जो थेरेसा मे ने जो अमेंडमेंट्स लाई हैं यूके में, वो एग्जैक्टली यही हैं जो हम कर रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो लेके आई है वो एग्जैक्टली यही हैं जो ये हम लेके आए हैं। इसी तरीके से जो बाकी अमेंडमेंट्स और सोशल मीडिया रूल्स के ऊपर एक बड़ी डिटेल डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी आपको पता है, अब उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव आदमी तो कोई नहीं है, वो बैठी हुई हैं। तो उनका बिल पे तो हमें एतराज़ नहीं है ना, आपके इस पे एतराज़। इसके ऊपर भी सोशल मीडिया रूल्स के ऊपर भी डॉक्टर मज़ारी ने फाइनलाइज किए हैं, मैंने नहीं किया। लेकिन इसमें वही चीज़ें आप लोगों ने, मसलन ये जो आप लोगों ने इसमें रखा है कि शोकाज 28 नंबर जो है कि प्रोहिबिशन ऑफ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया सर्विसेज एंड फिल्म ऑपरेशन, द अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग गिविंग रीजन देयरऑफ विदाउट इशूइंग शोकाज नोटिस। शोकाज नोटिस आगे फिर आप लोगों ने क्या लिखा है कि जिस बुनियाद पे यूट्यूबर के ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो आपने लिखा है कि वो लोग कि जो इंडेंजर्स नेशनल सिक्योरिटी, और फिर पोर्नोग्राफिक, ऑब्सीन और वल्गर, ठीक, और कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी। इसको कौन डिफ़ाइन करेगा? फिर एक तो पहले शुरू तो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है। मैं हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान से पूछना चाहता हूँ कि आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, कि मैं उसकी मुखालिफ कोई ना करूं। देखिए ना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तो वेल डिफाइंड है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद है, और पाकिस्तान की बुनियाद को इस बुनियाद पे चैलेंज करना कि नहीं, फॉर एग्जांपल आप ये मुतालबा शुरू करें कि अखंड भारत जो है वो होना चाहिए, ये दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और हमारी जो बुनियाद है वो दो कौमी नज़रिया है, ये एक वेल डिफाइंड टर्म है, इसका इशू नहीं है। लेकिन जो आखिरी पाकिस्तान में कौन बेवकूफ़ ऐसा होगा या गुजरा होगा जो कहेगा कि अखंड भारत नहीं, बड़े बेवकूफ़ हैं। अच्छा, आपको अब भी यकीन है कि बेवकूफ़ कम है इस मुल्क में? बहुत बेवकूफ़ अच्छा, है, कोई ऐसा शक। ये जो अच्छा, मैं सिर्फ आपको बताऊं कि ये इसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, जो असल जो हमारा भी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ डिसेंसी, ये बड़े प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि इसमें रूल ऑफ डिसेंसी, फॉर एग्जांपल अंसार अब्बासी साहब मेरे तो दोस्त हैं, मेरा तो बहुत ही एहतराम है उनके लिए, लेकिन उनको जो है जब मैं उनके आर्टिकल्स देखता हूँ तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ। उनको खंबा भी इंडिसेंट लगना शुरू हो जाता है। सिर्फ इधर नहीं, जो चीज़ आपको डिसेंट लगेगी वो आपके अली मोहम्मद खान को इनडिसेंट लगता है। लास्ट टाइम आप मेरे जरगा में जिस ड्रेस में आए थे, मुझे वो डिसेंट नहीं लग रहा था। तो इस तरह की वेग चीज़ों की बुनियाद पे आप मुझे कल सजा दे सकते हैं। इस तरह की वेग चीज़ क्यों रखी है? नहीं, ये एक एक्चुअली ये लॉ है 1963 का, जिसमें ये स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। हाँ, ये नया लॉ नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लमाटिक है। इस पे मैं आगे आपकी बात। अच्छा, वल्गर और उसका भी हर बंदे का अलग अलग तासुर है। हमारी सोसाइटी में हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो लाखों अक्सरियत ऐसी है कि जो बगैर दुपट्टे के बैठने को जो है वल्गरिटी समझते हैं, वो उसको फहाशी समझते हैं। तो आप इस और दूसरी एक क्लास है जो कहती है कि नहीं, ये नहीं, तो इस तरह की और साथ इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे आपने लिखा है कि शोकाज नोटिस दिए बगैर आप मुझे सजा दे नहीं, वो शोकाज नोटिस दिया जा के बगैर सजा नहीं दी जा सकेंगे, सस्पेंड कर सकेंगे। वो क्यों कर सकेंगे? फॉर एग्जाम्पल, नहीं, तो इस तरह की वेग चीज़ें क्यों रखते हैं?
वो 2-3 चीज़ें तो हैं प्रॉब्लमेटिक, आई टोटली एग्री विद यू। उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि जो ये हम एक 5, 7, 8 लोगों का कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं जिनको एक समझते हैं कि क्या इससे मतलब है, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुँचें। और ये डॉक्टर मज़ारी के पास है तो मैं उन्हें यानी एक बिल में तो आपने अच्छा किया कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे जो इख्तियारात हासिल है वो आपने मुझे दे दी। अच्छा, फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी। आप एक चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी समझेंगे, मैं उसको उसके ख़िलाफ़ समझूंगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी में 2 चीज़ें हैं, एक है इन्फोर्सेबल और एक है नॉन इन्फोर्सेबल। फॉर एग्जांपल अगर पिछला जो आपने लाइन पढ़ी थी, अगर एक चीज़ फेडरल कैबिनेट तय करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी है, फॉर एग्जांपल हम तय करते हैं कि फ़लानी जो तंजीमें हैं ये पाकिस्तान में काम नहीं करेंगी और ये नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन है, सो फेडरल गवर्नमेंट जिस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेगी, कह देगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी है, वो नेशनल सिक्योरिटी है। नहीं, फॉर एग्जांपल एक है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के इदारे सियासत में, हुकूमत में मुदाखलत करते हैं, इससे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचता है, मैं उस बुनियाद पे उन पे तनकीद करता हूँ। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आप मुझे कहेंगे कि नहीं भाई, आप तो नेशनल सिक्योरिटी के इदारों पे हो, आप नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम नहीं, मैंने आपको डिफाइन कर दिया और इसीलिए चलिए इसको एक और तरह से लेते हैं। मैं इस वक्त ये कहूँ कि भाई पाकिस्तान को अफगान तालिबान से अपना नाता तोड़ देना चाहिए, मैं इसको नेशनल सिक्योरिटी के ज़रूरी समझता हूँ। दूसरा बंदा कहेगा कि नहीं, हमें इस दौरान उनके साथ अपना राव रस्म बढ़ाना चाहिए। ये कौन डिफ़ाइन करेगा? जिसका जी चाहेगा। नहीं, ये देखिए ना, मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है। अगर तो इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रोक्लेमेशन है या ऑर्डर है, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी है। अगर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है, ऐसे ही इश्यूज़ के लिए हमने ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किए। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप दूसरी बात कह रहे हैं। अगर मैं अथॉरिटी हूँ और मैं आपको बैन कर देता हूँ, तो आपको ये राइट होगा कि आप मेरे उस फैसले को ट्राइब्यूनल के पास कर दें, और ट्राइब्यूनल ने 3 महीनों में फैसला कर दिया। अभी ये हतमी नहीं है, ये इस पे नहीं, ये तो हमने APNS को, PBA को भेजा है। मैं तो हैरान ही हो गया रात को कि हम उसको, उनकी स्टेटमेंट रात को मैंने देखी। आपके टीवी माशाल्लाह ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो आगे आ जाता है बगैर, और अभी वो पहुँचता भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, और कह देते हैं कि हमारे से आगे तो आपके साथ BBC ने वो कर दिया। नहीं, चलो वो तो BBC है ना, आप तो हमारे अपने हैं ना। ये इशू ये है कि आप तो कंसल्टेशन पब्लिक के सामने होनी चाहिए ना, तो यही इसीलिए भेजा पता है, चले ना। तो इसीलिए मैं तो इसलिए कहता हूँ कि नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम सही उर्दू में इसको तर्जुमा करें कि कौम को पता चले, असल स्टेक होल्डर तो कौम है ना। उर्दू में भी करवा देते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल था कि मैंने तो PBA को, APNS को, इनको इसलिए भेजा था कि भाई जो तरमीम करनी है वो करके हमें भिजवा दें। मैंने तो देख के मेरा जहन नहीं मान रहा था कि भाई आप जैसे बंदे इस तरह के डिक्टेटराना चीज़ प्रपोज कर सकते हैं। मैं एक्चुअली आपको पता है, मैं 100% पाकिस्तान में आर्टिकल 19 को, एक आपने नया मसला भी खड़ा कर दिया। इसमें आपने सहाफ़ी को डिफ़ाइन किया है कि वो जो PID के साथ रजिस्टर्ड हो। तो ज़रा सहाफ़ी की तारीफ़ भी कर दीजिए। कल आपने जो है तलत हुसैन जैसा, जो मैं अपने आप से कई गुना बड़ा सहाफ़ी समझता हूँ, आपने कल उनको भी सहाफ़ी मानने से इनकार किया। मैं तो आपको अच्छा खासा समझता था। हाँ, नहीं, मैं उनको जो है, मैं तो खैर सबको, लेकिन उसको अपने आप से। लेकिन तो सहाफ़ी की डिफिनीशन क्या है? नहीं, देखिए, ये हमने कोई, ये जो प्रिविलेजेस हैं, आपने किसी को प्रिविलेज देना है। फॉर एग्जांपल, मैं जो इस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको मैं शामिल करना चाहता हूँ हाउसिंग स्कीम्स में। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट को शामिल करना चाहता हूँ ये जवान पाकिस्तान के लोन में। अब उसके लिए मुझे कोई रेगुलेशन चाहिए। अब रेगुलेशन में 2-3 तरीके हो सकते हैं। जो लॉ एग्जिस्ट, जिसको लॉ एग्जिस्ट जो करता है, हमने उसके मुताबिक जाना है। नाउ PID का जो एक्रीडेशन कार्ड है वो वाहिद लॉ है इस वक्त। या तो आप कह दें, आप लॉ बनवाएं कि प्रेस क्लब के मेंबर सारे जो हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल होगा कि वो सहाफ़ी हैं। अब जो प्रेस क्लब के लोग हैं उनको तंजीमें नहीं मानती, तंजीमों वालों को प्रेस क्लब वाले नहीं मानते, तो क्या करें हम?